Hey guys, today's topic is historical development of Indian Constitution. हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स लगे थे। बट इसके पीछे बहुत सारे और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा था, क्योंकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जिन जिन एक्ट्स के बेस के ऊपर किया, उन एक्ट्स का इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा पड़ा है। आज हम उन्हीं एक्ट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज है अंडर कंपनी रूल और दूसरा फेज है अंडर क्राउन रूल। फर्स्ट फेज में कंपनी रूल में हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है इंडिया में ट्रेड करना, और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी करते करते कैसे उनका इंटरेस्ट इंडिया में टेरिटोरियल एक्सपेंशन में डाइवर्ट हो जाता है। और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टेरिटरी एक्सपेंशन में लग जाती है, उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो जो एक्ट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने में और एडमिनिस्टर करने में पास किए, उन एक्ट्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1600, इस एक्ट के बेसिस के ऊपर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेम होती है और इंडिया में एज ए ट्रेडर्स वो आते हैं। तो जो इवेंट्स होते हैं 1600 के बाद में, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू आते हैं। उनमें से ये कुछ एक्ट्स हैं: चार्टर एक्ट ऑफ 1726, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब 1853 के बाद में सबको पता है कि 1857 में फर्स्ट रिवोल्ट होता है, और उस रिवोल्ट के बाद 1858 में एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और उस एक्ट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्पेंड कर दिया जाता है। और अब इंडियन टेरिटरी जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पोजीशन में आती थी, उसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली अंडर क्राउन रूल आ जाता है। 1857 के ऑनवर्ड्स हम जब देखते हैं, उस सीरीज में सबसे पहला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और ऐसे ही इवेंचुअली काफी सारे एक्ट्स आते हैं, जिसमें से सेकंड है द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसके बाद द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सारे एक्ट वो थे जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करेगी इंडिया में, उनका बेसिस। फिर आता है अगस्त ऑफर। ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि इनमें कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सबसे पहले हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1600। ये राइट साइड में आप देख रहे होंगे एक चार्टर है, जिसके ऊपर जो ब्रिटिश क्वीन थी उस टाइम पे, क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने एक स्टाम्प लगा रखा है। ये चार्टर का मीनिंग ही यही होता है कि एक रॉयल फरमान इशू होता है, और जिसके पास भी ये फरमान हो वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो एक हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एक लाइसेंस दे दिया इंडिया में ट्रेड करने की, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। उसी सीरीज में इंडिया में ब्रिटिश प्रेजेंस को लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेम होती है। जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, उस कंपनी के अंदर एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और साथ में एक 24 मेंबर्स का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एस्टेब्लिश किया जाता है। और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर, कंपनी के ट्रेड अफेयर, मर्चेंट्स अफेयर और मिलिट्री अफेयर्स, ये सारे एडमिनिस्टर करती है। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है लंदन में। तो अब हम इसमें देखेंगे चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। द फर्स्ट चार्टर ऑफ 1600 was designed for trade in order to meet competition with the Portuguese and the Dutch। हमने देखा कि कैसे वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में आए थे, और तब से ही उनका ट्रेड चल रहा था। अप्रोक्सीमेटली ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 100 साल के बाद आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द ईस्ट इंडिया कंपनी was incorporated in England on 31st December 1600 by a charter of Queen Elizabeth I, which settled its constitution, powers and privileges। Queen Elizabeth I इशू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और इसी चार्टर के अंदर उस ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन सी पावर्स
एक्सरसाइज करेगी और क्या क्या उसकी प्रिविलेजेस होंगे, वो सब उस चार्टर एक्ट में मेंशन होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रोविजंस। एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट टू कंपनी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग राइट्स थे इंडिया के साथ में, और ये ट्रेडिंग राइट्स उसके पास थे अगले 15 साल के लिए। सेकंड पॉइंट, द कंपनी वाज टू हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 15 इयर्स विदाउट अ लाइसेंस फ्रॉम कंपनी, नो ब्रिटिश सब्जेक्ट कुड कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया। अगर किसी के पास में लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी उन काफी सारी कंपनियों में से एक कंपनी थी जो कि इंडिया के साथ में ट्रेड करने का जिसके पास लाइसेंस था। नेक्स्ट पॉइंट, अनऑथोराइज्ड ट्रेडर्स वर लायबल टू फॉरफीचर ऑफ शिप्स एंड मर्चेंडाइज। ये सारे प्रोविजन इस चार्टर एक्ट में थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1726। अब होता क्या है, अब देखा जाए तो इन दोनों चार्टर एक्ट के बीच में अप्रोक्सीमेटली 126 ईयर्स का गैप है। बट ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कोई चार्टर एक्ट आया नहीं, बहुत सारे चार्टर एक्ट्स आए थे। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1687, जिसके अंडर मद्रास में एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश की गई थी और वहां पे एक मेयर कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया गया था 1688 में। यहाँ पे हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1726, इसमें क्या प्रोविजंस थे। जैसा कि आप सबको पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, एक बॉम्बे, दूसरा मद्रास, तीसरा बंगाल। ठीक है, इन तीनों प्रेसिडेंसीज में से अगर ये पूछा जाए कि ओल्डेस्ट प्रेसिडेंसी कौन सी थी, देखो अगर पहली फैक्ट्री पूछी जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी सूरत में, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंसी अगर देखा जाए तो वो थी मद्रास। मद्रास को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश किया था 1640 में, और वहाँ एक फोर्ट बनाया था सेंट जॉर्ज फोर्ट। उसके बाद बॉम्बे को प्रेसिडेंसी इन्होंने बनाया 1668 में, और इवेंचुअली ऐसे ही 1697 में बंगाल में इन्होंने फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया, और 1697 में बंगाल इनका तीसरी प्रेसिडेंसी बना। अब इन तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए इस चार्टर एक्ट में क्या प्रोविजंस थे? सबसे पहला कि इन तीनों की टेरिटरी अगर आप देखेंगे मैप में तो देखो डिफरेंट टेरिटोरियल रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस चार्टर एक्ट में इन तीनों प्रेसिडेंसीज को अपना लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश करने की अथॉरिटी मिल गई। साथ में ये तीनों प्रेसिडेंसी अपने यहाँ पे सिविल क्रिमिनल कोर्ट भी एस्टेब्लिश कर सकती थी। तीनों ही प्रेसिडेंसीज के ऊपर गवर्न करने के लिए एक गवर्नर होता था, और उस गवर्नर की एक काउंसिल भी होती थी, उसको बोला जाता था गवर्नर इन काउंसिल। और ये गवर्नर इन काउंसिल हर एक प्रेसिडेंसी में सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करती थी। तो पहला पॉइंट है, नीड टू क्रिएट यूनिफॉर्म रूल्स एंड सिस्टम इन कॉर्पोरेशन ऑफ ऑल प्रेसिडेंसी टाउन। दूसरा पॉइंट, चार्टर इशूड टू द कंपनी बाय किंग जॉर्ज वन ऑन द 24th September 1726। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिश्ड अ local legislature in each presidency town. Last point, the charter established civil and criminal courts in presidency town. तो ये इन कोर्ट्स को मेयर कोर्ट्स भी बोला जाता था। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके पीछे थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम टू के बीच। उस ट्रीटी में क्या हुआ था, जो मुगल एम्परर शाह आलम टू थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों प्रोविंसेस के दीवानी राइट्स दे दिए थे। और ये दीवानी राइट्स क्या होते हैं, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इन तीनों प्रेसिडेंसीज में सिविल राइट्स भी आ चुके थे, और टैक्स कलेक्ट करने की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुकी थी। अब क्या होता है, उस ट्रीटी के बाद सुप्रीम अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होती है, तो जितने भी ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेडिंग में एंगेज हो जाते हैं, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काफी करप्शन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय अब प्राइवेट ट्रेड ज्यादा चलने लग गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन पाउंड के डेट में आ चुकी थी। अब इस चीज को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में एक एक्ट पास किया। उसी एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट में कंपनी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज थी उन सबको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। हमने देखा था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेम होती है, तो उस टाइम पे उसके लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक ग्रुप था, जो कि कंपनी के जितने भी रेवेन्यू अफेयर्स, सिविल अफेयर्स या मिलिट्री अफेयर्स, उन सभी अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। अब उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये गाइडलाइंस मिली कि आपको रिपोर्ट करना है जितने भी कंपनी के अफेयर्स हैं इंडिया में, चाहे वो रेवेन्यू अफेयर्स हो, सिविल अफेयर्स हो या मिलिट्री अफेयर्स हो, उन सब के बारे में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने इस रेगुलेटिंग एक्ट में 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें की। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि 3 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसीज के ऊपर एक एक गवर्नर हुआ करता था, और तीनों को इंडिपेंडेंटली अपने अपने टेरिटरी में लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी थी। अब इस एक्ट में क्या कर दिया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और
और बाकी के जो 2 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे एंड मद्रास, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कोलकाता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया। हमने देखा था 1726 के एक्ट में तीनों ही प्रेसिडेंसीज में सिविल और क्रिमिनल कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए। अब उन सभी कोर्ट्स के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाता है कोलकाता में, और उस सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बना वो थे सर एलिजा इम्पे। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जजेस का प्रोविजन था, तो टोटल मिला के मेंबरशिप थी 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस, तो टोटल स्ट्रेंथ थी 4। ऐसे ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाई जाती है, और वो जो काउंसिल बनाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके अंदर 4 मेंबर्स थे। तो टोटल मिला के गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, उसके अंदर एक गवर्नर जनरल और 4 मेंबर्स हुआ करते थे। अगर कभी भी किसी भी इश्यू के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आता था तो गवर्नर जनरल को फाइनल वोट कास्ट करने की अथॉरिटी थी। तो ये सारे प्रोविजन हम इसमें देखते हैं। पहला क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज लॉर्ड नॉर्थ। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये साथ में मैंने ब्रैकेट में लिखा है फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम इसलिए लिखा है क्योंकि फोर्ट विलियम हमने देखा था कि 1697 में बंगाल में एस्टेब्लिश किया जाता है। बंगाल का जो हेडक्वार्टर होता है वो फोर्ट विलियम में ही होता है। थर्ड पॉइंट आता है कि फर्स्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहला एक्ट ऐसा था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे उनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम किया। दूसरा, ये पहला एक्ट था जिसने सेंट्रलाइजेशन इन गवर्नेंस का प्रोसेस इनिशिएट हुआ। कैसे? 3 प्रेसिडेंसीज थी, तीनों प्रेसिडेंसीज की पावर अब एक जगह पे सेंट्रलाइज कर दी गई, और वो सारी की सारी पावर्स एक्सरसाइज कौन करता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म विद 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। ये मैंने बताया कि गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई और इसको बोला गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। साथ में इसी को हम कई बार ये भी पढ़ते हैं गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक any law for administration of Indian territory under the possession of East India Company। अब हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत सारी टेरिटरी आ चुकी है, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इस पूरी की पूरी टेरिटरी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में फुल अथॉरिटी थी कि वो कोई भी लॉ फ्रेम कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, a supreme court has been established in 1774 in Kolkata। First chief justice was Sir Elijah Impey। यहाँ पे ये क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। तो अगर एक्ट पूछा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ तो देन 1774। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, रेवेन्यू अफेयर्स, सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स। ये वाला पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना होता था इन सब मैटर्स से रिलेटेड। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, इसके अगेंस्ट अगर अपील करनी होती थी तो अपेलेट जो अथॉरिटी थी वो थी प्रिवी काउंसिल, जो लंदन में एस्टेब्लिश होती थी। प्रिवी काउंसिल के जो मेंबर थे वो थे जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन, साथ में क्वीन इसकी मेंबर होती थी प्रिवी काउंसिल की, इसीलिए इसको बोला जाता था हर मैजेस्टी इन काउंसिल। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है, प्राइवेट ट्रेड हैड बीन प्रोहिबिटेड फॉर द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि मैंने बताया था कि 1765 के बाद में काफी सारे कंपनी के एम्प्लॉइज प्राइवेट ट्रेड में एंगेज हो चुके थे, तो उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिए थे कि वो अब प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब आते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। हमने देखा था 1773 में 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुए थे, पहला गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल एंड दूसरा सुप्रीम कोर्ट। अब उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि कौन था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जिस टाइम पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे लॉर्ड नॉर्थ। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए। पहला प्रोविजन था कि इस एक्ट ने जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा, और साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी रिवेन्यू मैटर्स थे कंपनी के, तो कंपनी के जितने भी रिवेन्यू मैटर्स थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा। जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उसको जितने भी प्रोविंसेस थी इंडिया में उनके लिए प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल एस्टेब्लिश करने की अथॉरिटी दी गई। अब अगर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अगर प्रोविंशियल कोर्ट एस्टेब्लिश करती है, वही प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपील गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जाएगी, तो वो हाईएस्ट अथॉरिटी वहां पे हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस एक्ट गिव डायरेक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट टू फॉलो पर्सनल लॉ इन इंडिया, दैट इज हिंदू लॉ फॉर हिंदूज एंड मोहम्मदन लॉ फॉर मुस्लिम्स। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन में चलता है कॉमन लॉ, ठीक है,
तो वहाँ का लॉ इंडिया में एक्सरसाइज नहीं हो सकता। उसके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शंस मिली कि इंडिया में वो हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ फॉलो करे और मुस्लिम्स के लिए मोहम्मडन लॉ फॉलो करे। उसके बाद में है लास्ट पॉइंट, इट एक्सटेंडेड द लीगल अथॉरिटी टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नॉट ओनली फॉर बंगाल बट ऑल्सो फॉर बिहार एंड उड़ीसा। पहले जो गवर्नर जनरल की जो लीगल अथॉरिटी थी या लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटी थी वो सिर्फ बंगाल रीजन तक ही लिमिटेड थी, टू बी स्पेसिफिक कोलकाता तक ही लिमिटेड थी। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया बिहार और उड़ीसा की टेरिटरी तक भी। तो ये सारे इस एक्ट के प्रोविजंस थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब तक हमने देखा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ। तो 1783 में लॉर्ड नॉर्थ की कोalition गवर्नमेंट थी विद विलियम फॉक्स, और वो एक एक्ट लेके आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, या ऐसे कहें कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो एक एक्ट लेके आते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। बट ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो हाउस था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां पे उनका एक्ट लैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से लॉर्ड नॉर्थ को रिजाइन करना पड़ता। तो ये इंडियन हिस्ट्री में ये पहला और आखिरी इवेंट था कि इंडिया के लिए एक्ट ना बना पाने की वजह से वहां की गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा। फिर आते हैं विलियम पिट ब्रिटेन के मिनिस्टर बन के, और उन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं वो हम देखते हैं। पहला क्या हुआ, अच्छा इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो जितने भी पहले प्रोविजंस किए उनमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब क्योंकि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था, उसको देखते हुए अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शंस थे उनको डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में। एक पार्ट जो कि हमने देखा था चार्टर एक्ट में कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फ्रेम होता है, और उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल, रेवेन्यू अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, सिविल अफेयर्स, वो सारे के सारे देख। लेकिन अब क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको सिर्फ ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को ही मैनेज करना था, यानी कॉमर्शियल अफेयर्स को ही देखना था। इस पिट्स इंडिया एक्ट में एक नया बोर्ड बना दिया, उस बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के जो मेंबर हुआ करते थे वो होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स, और ये लोग डिसाइड करते थे कि इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो 6 मेंबर्स थे, इन मेंबर्स के पास में पॉलिटिकल अफेयर, सिविल अफेयर, मिलिट्री अफेयर और रेवेन्यू अफेयर्स, टैक्स कलेक्शन हो गया, इस टाइप से, या और भी काफी सारे रेवेन्यू जनरेट करने की एक्टिविटी हो गई, उन सारी चीजों को एडमिनिस्टर कौन करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो भी बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की परमिशन के किसी भी इंडियन किंग के साथ में वॉर और पीस के एग्रीमेंट में एंगेज नहीं हो सकता था, और ना ही फ्यूचर में हेल्प देने का प्रॉमिस कर सकता। ये सारे के सारे कंट्रोल कौन करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट। पहला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन थे उस टाइम पे, विलियम पिट। सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे भी हम उसी पॉइंट को ही देखते हैं कि कॉमर्शियल जो फंक्शंस थे कंपनी के वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे वो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के पास। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ। डबल गवर्नमेंट यानी एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी का मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड बीओसी का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में क्या हुआ, 1773 के एक्ट में हमने देखा था एक प्रोविजन था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए एक काउंसिल बनाई गई, और उस काउंसिल के मेंबर थे टोटल 4। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में उनकी मेंबरशिप रिड्यूस कर दी गई, और अब जो नई मेंबरशिप थी वो थी 3 मेंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर रिकॉग्नाइज्ड एज ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो यहाँ पे पहले हम ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजीशन था इंडिया में, बट इस एक्ट में क्या प्रोविजन था कि उस पूरी की पूरी टेरिटरी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी, उसको कहने लग गई ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। 1784 के एक्ट में एक चीज और हुई, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे अब उनको गिफ्ट एक्सेप्ट करने का राइट नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी करप्शंस काफ़ी ज़्यादा होते थे, और करप्शन के चार्ज में ही वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर इम्पीचमेंट भी लगता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। और साथ में जो सर एलिजा इम्पे थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके ऊपर भी इम्पीचमेंट लगाया जाता है, और वो लगा था नंद कुमार कॉन्स्पिरेसी केस में। लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।